जैसे जल दैत्य जमीन पर उतर आया, जिसके सामने जो पड़ा, वो तबाह हो गया। विकराल मटमैला दरिया सब कुछ अपने में समाता गया। क्या घर, क्या पुल, क्या हाईवे, क्या पहाड़, नेपाल के जनसैलाब में सब कुछ तहस नहस हो गया। नेपाल में आई बाढ़ और उससे हुए भूस्खलन का सबसे भयावह दृश्य है। दहाड़ते दरिया ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ कैसी थी, क्या इंपैक्ट था, और जब बाढ़ आई तो लोगों की हालत कैसी रही होगी। बाढ़ की कुछ तस्वीरें तो ऐसी बनी जब लोग अपना वीडियो बना रहे थे और अचानक बाढ़ कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड हो गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मतलब ये तबाही अचानक आई और कई किलोमीटर में तबाही मचाकर चली गई। नेपाल के चीन बॉर्डर वाले पहाड़ी इलाके में बुधवार अचानक आए जल प्रलय ने भयानक तबाही मचा दी। तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पहाड़ से लेकर पुल, घर से लेकर गांव, बाजार और बस्तियां बह गई। गाड़ियां, सामान सब पानी में तैरने लगे। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गया। इस तबाही में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। लापता होने वालों में कई भारतीयों के साथ कई विदेशी नागरिक भी हैं। बाढ़ के दौरान और बाद के हालात ऐसे थे कि हेलीपैड तक बह गया और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बाढ़ नेपाल के अंदर बारिश से नहीं बल्कि चीन की तरफ से आया और भोटे कोशी नदी के रास्ते नीचे उतरता चला गया। भोटे काशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के रसुआ जिले में रसुआगढ़ी टिमुरे सीमा से एंटर करती है। उसकी सहायक नदी लेंदे खोला भी उसी इलाके से जुड़ती है। तिब्बत की सीमा से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। टिमुरे बाजार, स्याइफ्रू बेसी और आसपास की बस्तियां चंद मिनटों में डूब गईं। घर बह गए, गाड़ियां बह गई। सीमा के पास बना फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया। ये वो पुल था जिसे पिछले साल ही बाढ़ के बाद दोबारा बनाया गया था। बुधवार सुबह 9 बजे बाढ़ की एंट्री नेपाल में हुई, जब पानी भोटे कोशी में तिब्बत की तरफ से घुसा। पहला प्रहार टिमुरे बाजार, रसुआगढ़ी कस्टम इलाके में हुआ। इसके बाद फ्रेंडशिप ब्रिज, गाड़ियां, माल, पुलिस चौकी और सीमा बाजार बह गए। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहा है। 10 बजे के आसपास बाढ़ का पानी रसुआ जिले के स्याफ्रूबे पहुंचा, जहां गांव, सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुलिस पोस्ट तबाह हो गए। दोपहर तक बाढ़ भोटे काशी से त्रिशूली नदी में मिला और नीचे बढ़ता चला गया, जिससे बेतरावती, मैलो, सलेटा, शांति बाजार, पैरेबेसी, खालती बस्ती, सोले, त्रिशूली बाजार प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार में दर्जनों घर बह गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुल टूट गए। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग को करीब 9 बजे सूचना मिली कि तिब्बत की तरफ से बाढ़ आ रहा है, लेकिन तब तक बाढ़ अपना कहर बरपा चुकी थी। बाढ़ से नेपाल में हाइड्रो पावर को बड़े नुकसान की बात सामने आई है। रसुआ और नावाकोटे जिले में कम से कम 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसमें चालू और निर्माणाधीन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। बाढ़ आने के बाद कई दावे किए गए। एक वजह बताई गई कि तिब्बत में ग्लेशियर से बर्फ का चट्टान खिसकने से बाढ़ आई। बर्फ का चट्टान गिरने से नदी अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गई और फिर अचानक टूट गई। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आई। कुछ रिपोर्ट में तिब्बत में हल्के भूकंप और लैंडस्लाइड का भी जिक्र है। मतलब अब तक की रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसमें रसुआ के ऊपर तिब्बत नेपाल सीमा इलाके में लेंदे नदी को बाढ़ का सोर्स बताया गया।
ये नदी भोटे कोशी की सहायक नदी है और रिपोर्ट की माने तो अचानक बर्फ का चट्टान लेंदे में गिरा। इससे नदी का बहाव अचानक रुक गया। ब्लॉकेज की वजह से पीछे काफी पानी जमा हो गया और इसके बाद प्राकृतिक रूप से बना अस्थायी बांध टूट गया। इसके बाद भोटे कोशी नदी में पानी का दबाव बढ़ गया जिसने बाढ़ का रूप ले लिया। की तलाश के साथ उन लोगों को भी बेहद सावधानी से तलाशा जा रहा है जिनके जिंदा बचने के लिए। नवाकोट में नदी ने अपना रुख बदल दिया है, बट लोगों के जज्बे ने अपना रुख नहीं बदला है। आप देखिए, ये नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना हार्नेस बांध रहे हैं, अपने हुक्स एक्सेट्रा टाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तैयारी में है कि अगर नदी के उस पार अभी भी कोई फंसा हुआ है जिसको लाने की जरूरत है, रोड्स खत्म हो गए हैं, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए हैं, तो आखिर कैसे फंसे हुए लोगों को लाया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। ये जो रस्सी ये बांध रहे हैं, ये 6 किलोमीटर तक की लंबाई जोड़ के इसकी लंबाई बनाई जा सकती है। ये जी 6 किलोमीटर रोप, 6 किलोमीटर तक की लंबाई रोड है। ये आपके हाथ में क्या है? किसी को लाना, ये झूमर है, ये इसके यूज करके से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। क्लाइंबिंग कर सकते हैं ऊपर। हाँ, ऊपर। और ये हमारा हार्नेस, हाफ बॉडी हार्नेस, ये भी पैक करके हम ये रेस्क्यू में यूज कर सकते। अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो हम ये रोप के सहायता से भी हार्नेस बनाकर ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी को लाना होगा तो अपनी पीठ पर या हार्नेस पर लाएंगे आप? हाँ? हार्नेस वैसे और लाएंगे। तो आप देखिए, इनके पास वॉकी टॉकी है, हार्नेस है, रोप है और अलग अलग ये देखिए, इनके पास ये अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी हैं ताकि लोग जो फंसे हुए हैं, और आप देखिए ये विसल भी लगा रखा है इन्होंने, तो अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो इनके विसल से, इनके साउंड सिस्टम से उनको पता लग जाएगा कि मदद उनके पास आ रही है। और जिस कलर के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये भी अंधेरे में भी देखे जा सकते हैं। और लगातार ये हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ नवाकोट में उड़ रहे हैं ताकि लोगों को ये आश्वासन दिया जाए कि हाँ, त्रासदी हुई है, बट नेपाल की सरकार और दुनिया भर के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं इस त्रासदी से उनको निकालने के लिए। नवाकोट से राजेश भारद्वाज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए अरुणिमा। नेपाल में ये तबाही तिब्बत के रास्ते आई। शुरुआत 4.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से हुई, जिसने नेपाल की सीमा के पास तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र गाइरोंग काउंटी इलाके में पहाड़ों को हिला कर रख दिया। इसके बाद 2 ग्लेशियर एवलांच ट्रिगर हुए, यानी ग्लेशियर और बर्फ का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा। और फिर त्रिशूली और भोटे कोशी नदी में फ्लैश फ्लड आया, जिसने तिब्बत की सीमा के पास नेपाल के रसुआ और आसपास के इलाकों में हाहाकारी तबाही मचाई। ये वो सच्चाई है जो अपनी आंखों से दिख रही है, लेकिन 4.4 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से नेपाल में बर्बादी हुई, वो असल में मेड इन चाइना था। ये दावा नेपाली पत्रकारों के एक ग्रुप नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने किया। इस ग्रुप के पत्रकारों का कहना है कि नेपाल में जो आपदा आई वो चीन की वजह से आई, क्योंकि चीन ने तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में नई बस्तियां बना ली है। गाइरोंग काउंटी इलाके में गाइरोंग टाउन बनाने के लिए पहाड़ों को काटना और इस शहर को त्रिशूली नदी के प्राकृतिक रास्ते में बसा दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी उलट-पुलट हो गया। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने आपदा की वजह समझाने के लिए ज़्याओकांग सेटलमेंट्स शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है ग्लेशियर वाले बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई बस्तियां। दावा ये किया गया कि चीन ने नेपाल की सीमा के पास तिब्बत के गाइरोंग इलाके में मनमाने तरीके से घर, सड़क और हाइड्रो पावर प्लांट लगाए। आरोप लगाने वाले नेपाल के पत्रकारों ने गाइरोंग पोर्ट के निर्माण पर भी सवाल उठाए। गाइरोंग पोर्ट नेपाल के रसुआ बॉर्डर के पास है। दावा ये किया गया कि पोर्ट को 2 नदियों के मिलने वाली जगह यानी नदियों के संगम के पास बनाया गया, जिसने नेपाल में ऐसा महाविनाश किया जो सदियों तक लोगों को झकझोरता रहेगा। नेपाल अपनी चपेट में ले लिया। न्यूज़ 18 की संवाददाता अरुणिमा की रिपोर्ट देखिए। कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ
एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स हैं, डिज़ास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए, ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। बट आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। अब देखिए जेसीबी जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर रही है सड़क को। कोशिश की जा रही है कि इसके आगे सड़क बन जाए, ताकि एक बार सड़क बने तो लोग इस पर आगे रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल लेकर जा पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि आगे भी रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल पहुँचे। और साथ ही देखिए आसमान में भी आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी। ये चॉपर्स भी लगातार उड़ रहे हैं। वो देखिए, वो नेपाल अथॉरिटीज़ का भी चॉपर है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी चॉपर हैं, जो लगातार लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक मिनट आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर नदी के दूसरे तरफ भी कुछ मकान हैं, लेकिन क्योंकि ब्रिजेस टूट गए हैं तो वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये यातायात के साधन रिस्टोर हो। और अगर हम यहाँ से जूम इन करें, आप देखिए वो दोनों मकानों के बीच में अगर हम जूम इन करते हैं तो वहाँ कभी सड़क हुआ करती थी 24 घंटे पहले भी। अब वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ नदी के बहने का रास्ता बच गया है। तो ये त्रिशूली एरिया है नॉर्दर्न नेपाल का, इसके ऊपर डैमेज और भी ज़्यादा है। यहाँ के कुछ लोकल से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 40% से ज़्यादा आबादी इस इलाके की इफेक्टेड हुई है। पूरा जो बाजार का इलाका है, ये बाजार का इलाका है, ये पूरा कल सैलाब के बवंडर को देख रहा था। यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सड़क, यातायात, बिजली नहीं है यहाँ इस वक्त, बिजली नहीं है, तो ज़रूरी है कि ये बिजली के तार रिस्टोर हो, सड़क बने और रेस्क्यू और रिलीफ मिशन का काम आगे बढ़े। तो ये हालात है इस वक्त त्रिशूली के। नेपाल के प्रधानमंत्री भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे थोड़ी देर में, ताकि वो एपिसेंटर का नज़ारा खुद देख पाएँ और आगे की रणनीति तय करें। यहाँ त्रिशूली में देखिए फिर एक बार एक चॉपर की सॉर्टीज। तो ये जो इलाके ब्रिज के टूटने से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, उनको एरियल रूट के द्वारा रिलीफ एंड रेस्क्यू पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ गांव वालों को हमने देखा लाकर चॉपर के जरिए काठमांडू के अस्पतालों तक भी पहुंचाया गया है। तो ये हालात है इस वक्त नेपाल की जो त्रासदी है उसके एपी सेंटर की, जहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और लगातार आपको जानकारी दे रही है कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे क्या सिचुएशन है। राजेश भारद्वाज के साथ अरुणिमा, त्रिशूली, नेपाल से। पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरह से प्रलयंकारी बाढ़ आई, उसके बाद बाढ़ के कारणों पर जांच हो रही है। हिमालयन क्षेत्रों पर स्टडी कर रहे सीनियर साइंटिस्ट और ग्लेशियर एक्सपर्ट का मानना है कि नेपाल की आपदा इस सदी की सबसे बड़ी विनाशकारी आपदा हो सकती है। ऐसा मंजर क्यों बना, ये स्टडी का विषय है। उत्तराखंड में भी कई ग्लेशियर झील हैं, जिससे कभी भी खतरा हो सकता है। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ग्लेशियर झील बहुत है। हमने खुद भी स्टडी की हुई है। 426 ग्लेशियर लेक हमने आइडेंटिफाई की है, जिसमें से जो है 25 लेक हमने संवेदनशील बोली थी, और एनडीएमए ने भी इसमें स्टडी की है, और साथ साथ जो है सीडब्ल्यूसी ने भी इसमें स्टडी की है, जिनमें इन्होंने बोला है कि भाई करीब करीब जो 13 लेक एनडीएमए ने आइडेंटिफाई किया जो हाईली पोटेंशियल है डिजास्टर के। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिन ऊंचाइयों पर पहले बर्फबारी होती थी, वहां अब बारिश दर्ज की जा रही है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक बारिश होना हिमालयी क्षेत्रों के लिए अलार्मिंग है। जिस ऊंचाई पर बारिश नहीं होनी चाहिए, वहां भी अब बारिश हो रही है।
ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, यानी सरल शब्दों में कहें तो ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और उनके सामने और आसपास बड़ी तादाद में मलबा, पत्थर, बोल्डर और रेत जमा हो रही है। यहाँ बारिश होने से पानी जमा होता है और उसके बाद पूरा मलबा नीचे की ओर बहता है, जिससे बड़ी तबाही मचती है। नेपाल में ये जल तबाही कैसे आई, इसकी 3 अलग-अलग थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब्स की सामने आई है। प्लैनेट लैब्स की ओर से दावा किया गया है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर खिसकने से लिहंडे नदी में तबाही आई। दूसरी थ्योरी नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से आई है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ और उसके बाद तबाही आई। तीसरी थ्योरी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से आई है, जिसमें दावा किया गया कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप से ग्लेशियर में हलचल हुई और इस हलचल के बाद भारी तादाद में ग्लेशियर एक साथ टूटे और फिर सैलाब आया। कंडीशंस क्या बनती है कि ग्लेशियर्स का रिट्रीट होने के पीछे जो है, जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है तो वो आगे अपने फ्रंट में बहुत सारे लूज अनकंसोलिडेटेड डेब्रीज मटेरियल को छोड़ जाता है और वो मटेरियल क्या होता है कि अगर रेनफॉल या कुछ वहां पे ऐसा कुछ हुआ या लैंडस्लाइड हो गया कोई बड़ा, तो वो रिवर को रोकने की क्षमता रखता है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल पीछे जो है आपके भूतकाल में भी मिलते हैं और पास्ट में काफी लोगों ने काम भी किया, इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। उत्तराखंड में एनडीएमए ने कुछ वक्त पहले 13 ग्लेशियर झील को संवेदनशील घोषित किया था, जिसमें से 5 अति संवेदनशील झील हैं। हालांकि एक झील पर वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम ने स्टडी भी की है, जिसके बाद कुछ एरिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने की बात भी कही गई थी, लेकिन सब जगह ये इंस्टॉल नहीं हो पाई है। अब नेपाल आपदा के बाद फिर से ग्लेशियर झीलों की मॉनिटरिंग की बात उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल में भीषण बाढ़ और आपदा के बाद यूपी के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने महाराजगंज और कुशीनगर समेत सीमावर्ती जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर पर केंद्रीय जल आयोग और स्थानीय प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पुलिस को मुस्तैद रखा गया है, जबकि लखनऊ कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी की जा रही है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में आई बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश की भी नदियों के जलस्तर के बढ़ने की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे यूपी खासकर तराई बेल्ट में हाई अलर्ट जारी किया गया था। इस दौरान सभी जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपने जिले की जो नदियां हैं उनके जलस्तर पर नजर रखें। जो निचले इलाके हैं जहां पर जल भराव हो सकता है, बाढ़ पहुंच सकती है, वहां पर भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस आपदा के बाद निगरानी कर रहे हैं। खासकर कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान राजधानी लखनऊ में भी एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि इस दौरान सभी जो तराई बेल्ट के जिले हैं वहां के जलस्तर के बारे में और खासकर इस आपदा में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 288 भारतीय अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो लोग फंसे हुए हैं उनसे जुड़ी जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उनको राहत मुहैया कराई जा सके, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके और उनके परिजनों को जानकारी दी जा सके। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार संबंधित क्षेत्र के लोगों के संपर्क में हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल में आई आपदा के बाद वो पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं।